that Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. अभी एक ये जो पाकिस्तान का नादान लौंडा है, उधर का पप्पू है, वो बिलावल भुट्टो, उसने मोदी जी के ऊपर, और जब मतलब कल परसों एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी में उसने प्रधानमंत्री मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कहा है, और अन्य बातें भी उसने कही हैं कि कैसे आरएसएस जो है हिटलर की नीतियों से प्रभावित है और फलाना ढिमका। ऐसे लोग कहीं पे भी कुछ भी बोल देते हैं, और ऐसा राष्ट्र जो $1 बिलियन की भीख मांग रहा है, भीख मंगाई ही कर रहा है। आप देखें कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कैसी है तो आपको दिखेगा कि जो राष्ट्र 70 के दशक में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज था और बहुत ही समृद्ध था, वो कैसे आतंकवाद को एक स्टेट पॉलिसी की तरह जो है आगे लेके बढ़ता है। नमस्कार दोस्तों, हम सब ने पिछले एक साल में अधिक देखा है, और पिछले 2-3 सालों में जब से एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री बने हैं, तो विदेश मंत्रालय जो अभी तक, अगर हम सुषमा स्वराज जी के भी कार्यकाल की बात करें तो उन्होंने ठीक है इवैक्यूएशन और ये एफर्ट्स में काफ़ी वो चर्चा में आई थी, प्लस वो अधिकतर चर्चा में रहती थी कि कैसे भारत अपने भारतीय नागरिकों के कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में फंसा हुआ है तो उसकी कैसे मदद करता है, उसको कैसे काउंट करता है कि वो एक भारतीय नागरिक है, ना कि उसे छोड़ देता है या उसकी कहीं चर्चा भी नहीं होती। तो उससे विदेश मंत्रालय थोड़ा सा चर्चा में आया था, जो मोदी जी के पहले कार्यकाल में था। दूसरे में क्या होता है कि एक तो मोदी जी जब से 2014 में आते हैं, उन्होंने बहुत सारी विदेश यात्राएं की, और उन सब का पर्पस था कि भारत को हम एक उस वैसे राष्ट्र की तरह देखें जो सर उठाकर चलता है और बाकी के वैश्विक संबंधों में, बाकी राजनयिक संबंधों में भारत टेबल पर उसी स्तर से बोलना चाहता है, उसी लेवल पर होना चाहता है जैसे कि यूएस है, रूस है, चीन है, या अन्य कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र है। और वो हमने देखा कि कैसे, चाहे मतलब अलग अलग समयों पर ओबामा का मोदी के साथ किस तरह का रैपो है, ट्रंप का कैसा था, पुतिन का कैसा था, इमैनुअल मैक्रों का कैसा था जर्मनी चांसलर जो थी उस वक्त एंगेला मर्कल, उनका कैसा था, फिर जो बोरिस जॉनसन हो गए उनके साथ कैसा था। तो ये सारे संबंध हमने देखे हैं कि सिर्फ मतलब वो मोदी से गले मिल रहे हैं, एक फोटो अपॉर्चुनिटी वो नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब भी होती हैं तो उनसे एक छवि निर्धारित होती है कि आपका राष्ट्राध्यक्ष कर क्या रहा है। वो वार्म हग देना या फिर अन्य जो समझौते हुए, और हमने देखा चाहे राफेल के मामले में हो या अमेरिका को उसकी जगह एक तरह से बताना कि नहीं, तुम नहीं डिक्टेट करोगे कि हम कैसे चलेंगे, ये सब मोदी जी ने अपने स्तर पर, भले वो प्रधानमंत्री थे लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि विदेश मंत्रालय के भी मंत्री का कार्य उन्होंने अपने ऊपर लिया था। और जो द्विपक्षीय संबंध होते हैं अलग अलग राष्ट्रों के साथ, उस संबंध का जो अभी हम प्रतिफल देख रहे हैं उसकी नींव मोदी जी ने रखी थी, और उसके बाद उन्होंने एक हाईली आर्टिकुलेट मिनिस्टर को, जो पूर्व राजनयिक रह चुके हैं, एस जयशंकर जी को विदेश मंत्रालय में लाए। और उसके बाद हमने देखा कि ठीक है, ये जो मोदी जी जो कर रहे हैं वो तो बैकडोर चल रहा था, वो कोई भी प्रधानमंत्री जो है कोई कम करता है कोई अधिक करता है, और समझौते तो प्रधानमंत्री के ही लेवल पर होते हैं। लेकिन जब एस जयशंकर आते हैं तब उन्होंने दिखाया कि फॉरेन पॉलिसी भारत की एक्चुअल में कैसी है और वो कैसे बाहर आती है। हमने सबने देखा है, उनके क्लिप्स अलग अलग, एस जयशंकर सिग्मा रूल और अल्फा मेल इस तरह के चलते रहते हैं कि कैसे उन्होंने वन लाइनर्स हों या छोटे छोटे शॉर्ट
मतलब पैराग्राफ्स का यूज करके शट डाउन कर देना किसी रिपोर्टर को जो ज्ञान दे रहा हो। अगर कोई कह रहा हो कि नहीं आपके यहाँ माइनॉरिटी की स्थिति ठीक नहीं है, तो एस जयशंकर उस वक्त अमेरिका में थे, उन्होंने कहा कि भाई हमने भी सुना है कि आपके यहाँ जो है सिखों को ढकेल दिया जाता है और आपके भी यहाँ, हम भी उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो इस तरह से किसी मंत्री का अमेरिका में खड़े होकर और वहाँ के राजनयिकों के साथ खड़े होकर इस तरह का उत्तर देना एक बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात आप उस सेंस में ना देखें कि ये तो कहना ही चाहिए, ये तो नॉर्मल सी सामान्य सी बात है जो कही जानी चाहिए, क्योंकि हम भी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारा पॉपुलेशन दुनिया में सेकंड पे है, 1/5 है और ये सब है। हम ये आशा करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आपकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज्ड हो, जैसे कि यूपीए के समय में हुआ करती थी कि अमेरिका डिक्टेट करता था हमारी फॉरेन पॉलिसी को, तब आप जो एक्चुअल और जेन्युइन रिस्पांस होना चाहिए और कॉमन सेंसिकल रिस्पांस होना चाहिए, वो भी आप नहीं दे पाते हैं। आपको लगता है कि नहीं, अगर हम यहाँ पर अपना लहजा जो है थोड़ा कड़ा रखेंगे, अपना रुख कड़ा रखेंगे, तो हमारे दूसरे जो समझौते होने वाले हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा। अब भारत के संदर्भ में उल्टा हो रहा है। अगर सुएला ब्रेवरमैन जो वहाँ पे अभी गृह मंत्रालय में थी वहाँ, और उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट और इमिग्रेंट्स के ऊपर बोल दिया, कुछ कुछ बोल दिया, तो दिवाली तक जो डील होने वाली थी यूके और इंडिया में वो नहीं हुई। तो एक स्टेटमेंट जो सुएला ब्रेवरमैन, जो भारतीय और कीनियाई मूल की है संभवतः, उसने दिया, उसके कारण जो डील लंबे समय से चल रही थी वो होते होते समाप्त हो जाता है, वो नहीं हो पाती। तो एक एक स्टेटमेंट के मायने होते हैं, और इसीलिए जब एस जयशंकर, जो हमें लगता है, हमें अपेक्षा होती है कि नहीं हमारे मिनिस्टर को ऐसा बोलना चाहिए, उनको उनके यहाँ भी ये हो रहा है, वो झूठे सूचकांक लाते हैं, उनके यहाँ यूएस आईसीआरएफ जो भी है, ये सब कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न टाइप की डेटा जो देते रहते हैं वो गलत है, हमारे मंत्री को बोलना चाहिए। ये पहले हम सोचते थे, अब भारत ऐसा करता है। और ये एक, इसीलिए मैंने कहा कि ये एक पैराडाइम शिफ्ट है अप्रोच में, कि नहीं, जो हमारे अपने लोगों के एस्पिरेशंस हैं कि हम सिर्फ, ठीक है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति सुधर रही है, कोविड आया गया, बाकी देश नेगेटिव ग्रोथ में है या बहुत ही कम, न्यूनतम रेट ऑफ ग्रोथ है उनका, लेकिन भारत जो है एक स्टेबल ग्रोथ को लेकर आगे बढ़ रहा है, और उसके भविष्य में भी जो आर्थिक जो इंडिसेज होते हैं उनके प्रोजेक्शंस भी देखे जाए तो भविष्य में भी भारत स्टेबल दिखता है, जबकि बाकी जगहों पे रिसेशन आने के, मंदी आने के तीव्र मतलब आसार हैं। यहाँ पर मोदी ने जो आधारशिला रखी थी उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं एस जयशंकर, और आज हम उन्हीं के कुछ वैसे स्टेटमेंट जो कथन है, बयान है, उन पर चर्चा करेंगे जो उन्होंने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में पिछले साल में, पिछले वर्ष में दिए हैं, और जिससे भारत की छवि एक संप्रभु राष्ट्र की तरह, मतलब संप्रभु तो हम हमेशा थे, लेकिन हमारी इमेज कभी नहीं, हम हमेशा एक औपनिवेशिक मानसिकता के साथ कि यूके वाला क्या कर रहा है। अफगानिस्तान में भी हमने देखा कि जहां भारत एक बड़ा रोल, उसकी बड़ी भूमिका रह सकती थी, तो स्टार्ट से ही जो इस लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, जो जानकार हैं, जो इंडो अफगानिस्तान क्षेत्र के जानकार, वो आपको बताएंगे कि आज से नहीं, ये जब से अमेरिका वहाँ पे जाता है तब से भारतीय खेमे में इस तरह का अप्रोच हुआ करता था कि, मतलब ये मैं ब्यूरोक्रेट्स और ऊपर के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, नेताओं की, कि यार अमेरिका वाले संभालेंगे, हम उसमें क्या करें। अमेरिका का तो बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ नहीं है ना, हमारा बॉर्डर है, हमारा बॉर्डर पाकिस्तान के भी साथ है, अफगानिस्तान के भी साथ है, तो झेलना हमें, वहाँ पे क्या स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, किस तरह से परिस्थिति चेंज होती है, और वहाँ हम कैसे एक बड़ा रोल ले सकते हैं। भारत ने किया, वहाँ पे डैम बनवाए, उनके पार्लियामेंट बिल्डिंग बनवाई, लेकिन क्या वो कंप्लीटली, मतलब वो अधिक था जितना होना चाहिए था। हमने देखा कि उन्होंने 15 अगस्त का दिन चुना,
आपको नीचा दिखाने के लिए कि तालिबान जो है उस दिन सरकार बनाकर आती है। तो ये सारे मैसेजेज आपको क्यों मिले? क्योंकि आपने बैकग्राउंड में पहले जो है उस तरह से कार्य नहीं किया और आपकी फॉरेन पॉलिसी एक तरह से कॉम्प्रोमाइज थी, या फिर आपको लगता था कि यार हमें क्या है, उस तरह से आप समझ रहे थे। अब जो है उसमें आप कह सकते हैं कि आमूलचूल परिवर्तन आया है। तो अब हम इसी पर हम चर्चा करेंगे। मैं एक के बाद एक क्लिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे पहले तो अभी एक ये जो पाकिस्तान का नादान लौंडा है, उधर का पप्पू है वो बिलावल भुट्टो, उसने मोदी जी के ऊपर, और जब मतलब कल परसों एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी में उसने प्रधानमंत्री मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कहा है और अन्य बातें भी उसने कही हैं कि कैसे आरएसएस जो है हिटलर की नीतियों से प्रभावित है और फलाना ढिमका। ऐसे लोग कहीं पे भी कुछ भी बोल देते हैं, और ऐसा राष्ट्र जो $1-1 बिलियन की भीख मांग रहा है, भीख मंगाई ही कर रहा है। आप देखें कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कैसी है तो आपको दिखेगा कि जो राष्ट्र 70 के दशक में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज था और बहुत ही समृद्ध था, वो कैसे आतंकवाद को एक स्टेट पॉलिसी की तरह जो है आगे लेके बढ़ता है, और फिर कैसे वो बैकफायर करता है। इसी पर एस जयशंकर ने उसको बताया भी है। हाल ही में उनका एक स्टेटमेंट आया है कि हिलेरी क्लिंटन को, हिना रब्बानी खार जब विदेश मंत्री थी, तब उसने इंडिया के लिए बोला था कि नहीं देखिए वहाँ से आतंकवाद आ रहा है फलाना ढिमका। तो उसने कहा था कि अगर तुम सांप पालोगे तो वो सांप तुम्हें भी डसेगा, ऐसा थोड़ा एक पड़ोसी जाके डसेगा। ये भी उन्होंने याद दिलाया पाकिस्तानियों को। तो हम जब ये बिलावल भुट्टो इस तरह की बातें करता है तो वो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि उसे ना तो द्विपक्षीय संबंधों की कुछ न किसी तरह जोड़ तोड़ करके ये लोग अभी सत्ता में आ गए। अब कितने समय तक बने रहेंगे ये भी देखने की बात है, इलेक्शंस कब होते हैं। और एक डिसइंटीग्रेट होती अर्थव्यवस्था जो पाकिस्तान की है, और वहाँ पे सेना अलग कुछ अपना चला रही है, पुलिस को अलग टारगेट किया जा रहा है, रेडिकल ग्रुप्स अलग हैं, आतंकवादी ग्रुप्स अलग हैं। ये सब आप जानते हैं, ये सब आपने टीवी पे देखा होगा, यूट्यूब पे बहुत देखा होगा, तो उसमें हम नहीं जाने वाले। तो पाकिस्तान के लोग इस तरह के स्टेटमेंट जब देते हैं कि बुचर ऑफ गुजरात है, फलाना ढिमका है, उसके बाद फिर एक बहुत ही फनी सा क्वेश्चन एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने एस जयशंकर जी को पूछा, उस पर उनका उत्तर सुनिए। How long South Asia is going to see this terrorism disseminating from New Delhi, Kabul, and Pakistan? How long they are going to be at war? Number one, and secondly, how about the UN Security Council resolutions on Kashmir? Does India abide by it or not? Thank you. You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So look, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. And by taking that debate elsewhere, you're not going to hide it. You're not going to confuse anybody anymore. People have figured it out. So my advice is, please clean up your act. Please try to be a good neighbor. Please try and contribute to what the rest of the world is trying to do today, which is economic growth, progress, development. यहाँ पर हमारे विदेश मंत्री जो हैं, उन्होंने पहली लाइन में बड़ी अच्छी बात कही कि ये आप गलत विदेश मंत्री से, गलत मंत्री से आप पूछ रहे हैं। आप पाकिस्तान के मंत्रियों से जाकर यह प्रश्न पूछिए। और प्रश्न क्या था कि भाई, ये जो टेररिज्म हो रहा है, जो दिल्ली से निकल रहा है, काबुल से निकल रहा है, और फिर वो अब चूंकि इतना बेगैरत कोई कैसे हो सकता है कि आतंकवाद की बात कर रहे हो, तुम स्वयं पाकिस्तानी हो और तुम फिर पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हो। तो वो लेने के मूड में नहीं दिखा, लेकिन उसने अंततः ले लिया। तो उस पर इस तरह का जवाब आया कि भाई पहले जाके तुम देखो, अपना देखो,
और अपने राष्ट्र के लोगों को बोलो कि भाई आर्थिक विकास की बात करो, अपनी अर्थव्यवस्था सुधारो, और जहां स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म की, वहां के लोगों को इस तरह के प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। और दुनिया स्टूपिड नहीं है, विश्व देख रहा है कि पाकिस्तान क्या करता है, कैसे कर रहा है, और धीरे धीरे एक के बाद एक सबको पता चल रहा है। इसलिए इस तरह का स्टेटमेंट देना कि दिल्ली से आतंकवाद हो रहा है, आतंकवाद निकल रहा है, ये एक हास्यास्पद प्रश्न है। और आपने सुना ही उनका जवाब क्या था। अब जो है एक अगला वीडियो मैं चाहूँगा जो उन्होंने यूएन की विश्वसनीयता को लेकर बोला है। यूएन को लेकर भारत का रुख पिछले कुछ समय में, चाहे मोदी जी का यूएन में एड्रेस हो या फिर एस जयशंकर जब भी भारत के प्रतिनिधि के तौर पे वहाँ पे जाते हैं तब बोलते हैं, यूएन को लेकर भारत तो एक तो ऐसे ही बिफरा हुआ है क्योंकि इतना बड़ा राष्ट्र, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था और सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। अब हम उतने पीछे नहीं जाएंगे कि नेहरू ने क्या किया था और चीन को दे दिया। अभी की वस्तुस्थिति यही है कि जितने विदेशी दौरों पर हमारे प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं, कोई भी रहे, सबको यह एक आप कहते हैं कि समर्थन किया है कि फ्रांस ने कहा है कि नहीं भारत को मिलना चाहिए, रूस ने कहा है भारत को मिलना चाहिए परमानेंट सीट, यूएस भी एंडोर्स कर रहा है ये सब, लेकिन होता कुछ नहीं है। और इस पर मोदी जी ने भी और एस जयशंकर ने भी कई बार यूएन की विश्वसनीयता को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। आप ये वीडियो देखिए। The credibility of the UN depends on its effective response to the key challenges of our times, be it pandemics, climate change, conflicts, or terrorism. While we search for the best solutions, what our discourse must never accept is the normalization of such threats. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट शब्दों में यूएन को कहा है कि आप ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देना बंद कीजिए जिनके यहाँ पे, मतलब पूरा विश्व जो चीज़ें देख रहा है कि पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को छुपाए रखा, पाकिस्तान से अफगानिस्तान में टेररिज्म हो रहा है, भारत में हो ही रहा है लंबे समय से, और पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है, और न सिर्फ वो बल्कि पूरे विश्व के अलग अलग शहरों में अगर रेडिकल टेररिज्म की हम बात करें, कट्टरपंथी आतंक की बात करें, तो बहुत सारे राष्ट्रों में जो भी बम धमाके हुए या आतंकी गतिविधियां हुई वो पाकिस्तान से मैनेज कर रही हैं। एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, मदरशिप ऑफ टेररिज्म, ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत जो है पाकिस्तान के लिए करता रहा है। तो यूएन में जब पाकिस्तान टेररिज्म के ऊपर बोल रहा है और उसका भार भारत के ऊपर फेंक रहा है और उसको यूएन प्लेटफॉर्म देता है कि आप ऐसा बोल सकते हैं, और उस पर यूएन की तरफ से कोई अपना रिस्पांस नहीं आता, तो उस पर एस जयशंकर बोल रहे थे कि यह यूएन जैसे संस्था की विश्वसनीयता पर बट्टा लगाता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है कि आप उस राष्ट्र के प्रतिनिधि को सुनते रहते हो और उस पर कोई रिएक्शन नहीं देते हो जब वो आतंकवाद पर बोलता है, और पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद कहाँ से निकल कर आ रहा है। उन्होंने बोला कि यूएन की विश्वसनीयता, मतलब हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन पर हो गया, महामारी हो गया या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आतंकवाद, सब पे संदिग्ध होती जा रही है। क्यों? क्योंकि यूएन जो है सेलेक्टिवली किसी भी चीज़ पर अपनी बातें रखता है, और जब वो रखता भी है तो कोई उसकी बात सुनता नहीं है। आप देखिए कि पिछले 1945 से यूएन है यहाँ पे, मतलब 75 से अधिक वर्ष हो चुके हैं, लेकिन यूएन कितने कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में कोई भूमिका निभा सका है? अमेरिका कहाँ कहाँ जाकर बॉम्बिंग नहीं की, राष्ट्रों को बर्बाद नहीं किया, यूएन देखता रहा। चीन साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है, चीन अलग अलग जगहों पर क्या कर रहा है, उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। रूस यूक्रेन में क्या कर रहा है, क्या उसको रोकने, मतलब यूएन का और पर्पस क्या है?
ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकना। यूएन क्या कर रहा है? यूएन मुंह ठोकबा हम लोग बोलते हैं, मुंह ठोकबा बना देख रहा है खाली। यूएन का यही तो काम ही है कि आप एक संस्था के रूप में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के ही लिए बनाए गए थे, लेकिन आपकी बात कोई नहीं सुनता। सबको, जो भी बड़े राष्ट्र हैं वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। आप सैंक्शंस लगा लो, कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए यूएन की विश्वसनीयता पर और यूएन के अस्तित्व पर ही कि तुम हो क्यों, इस पर भारत ने और कई राष्ट्रों ने एक एक करके इस तरह की बातें की है। उसी में एस जयशंकर जो है पाकिस्तान के संदर्भ में बोल रहे थे कि आप कैसी संस्था है कि आप ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं जिसके बारे में पूरा दुनिया जो बात जानता है उसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं 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 ये ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान ठीक है वो भी बोल सकता है। इस पर यूएन का अपना क्या है? क्या उन्होंने इंडिपेंडेंट मतलब संस्थाएं, उन्होंने स्वयं यूएन की बात अगर करें तो लगभग 125 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान में है। 27 यूएन डेजिग्नेटेड संस्थाएं, टेररिस्ट संस्थाएं जिसको आप कह सकते हैं, वो पाकिस्तान में है। बावजूद इसके हमारा भारत का या एस जयशंकर का प्रश्न उसी संदर्भ में है कि जब एक राष्ट्र में इतने सबसे ज़्यादा आतंकवादी जो है यूएन डेजिग्नेटेड हैं, वैसी संस्थाएं हैं, वैसे लोगों को आप टेररिज्म पे बोलने का प्लेटफॉर्म कैसे दे सकते हैं? और उसका कोई काउंटर क्यों नहीं करती है यह संस्था? इससे उनकी क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ता है और वो उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध होती दिखती है। अब जो अगला वीडियो है उसमें एस जयशंकर जो है उनके सामने यह प्रश्न आया कि अभी विश्व जो है बायपोलर लग रहा है कि एक पोल जो है वो चाइना कमांड कर रहा है और एक पोल जो है यूएस लेड वेस्ट यूरोप जो है वो कमांड कर रहा है। इस पर बोला कि पूछा गया श्री एस जयशंकर से कि भारत कहाँ पे है, इसमें किस साइड में खड़ा दिखता है। इस पर जो उनका उत्तर था वो अभी भारत की जो छवि बन रही है उसको प्रतिबिंबित करता हुआ था और बहुत ही सुंदर शब्दों में और बहुत ही अच्छे से एस जयशंकर जी ने रखा है, उसको सुनते हैं। There will always be two axes at this point. I think it's an understood, accepted fact that you have the West, US-led, you have China as the next potential axis. Where does India fit into this? But are you planning to not take a side? No, I'm sorry. That is exactly where I disagree with you. This is the construct you are trying to impose on me, and I don't accept it. I mean, I don't think it's necessary for me to join this axis or not, and if I'm not joining this, I must be with the other one. I don't accept that. I mean, I think I'm 1/5 of the world's population. I am today the 5th or 6th largest economy in the world. I mean, forget the history, civilization bit, everybody knows that. But I think I'm entitled to have my own side, I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices, and my choices will not be cynical and transactional, but they will be a balance of my values and my interests. There is no country in the world which disregards its interests. अब यहाँ पर आप देखिए कि कितने अच्छे से उन्होंने बताया कि हम अपने हितों को देखेंगे। अपने हितों को हम क्यों देखेंगे? मतलब ये तो आप हटा दीजिए कि हम दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, मतलब 1/5 है वर्ल्ड का पॉपुलेशन हमारे पास, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वो जल्दी ही और भी उसमें सुधार आएगा। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है हमने डेमोक्रेसी दुनिया को दी और हमारा जो अन्य क्षेत्रों में योगदान रहा या विश्व शांति को लेके हमारे प्रयास रहे हैं वो सब तो हटा ही दीजिए। तो हमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि दुनिया ने या जर्नलिस्टों ने ये बना दिया कि नहीं बायपोलर वर्ल्ड है और एक तरफ चीन है एक तरफ यूएस लेड वेस्ट है तो भारत इसमें कहाँ है। उन्होंने कहा कि भारत को कहीं होने की आवश्यकता नहीं है। भारत सदैव ही अपने हितों को देखेगा। जैसे कोई भी एक छोटा राष्ट्र सदैव अपने हितों को देखता है, भारत अपने हितों को देखेगा। यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारत स्वतंत्र तरीके से अपनी नीतियों को तय करेगा और उसके लिए उसके हित इस पर तय नहीं होंगे कि हम फलाने संघर्ष में फलाने ब्लॉक को, जैसे यूएस लेड वेस्ट ब्लॉक है, उसका समर्थन नहीं करेंगे
तो वो हमारा जो है चीन के संबंधों को लेकर या हमारे संघर्ष जहाँ भी चल रहे हैं बॉर्डर को लेकर, वो हमारा नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा लेन देन नहीं चलता। ये आपको लगता होगा कि इस तरह से चलता है, बट दुनिया इस तरह के लेन देन से न चलती है, न चलनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर एक संदेश दिया दुनिया को कि जो भी हमें इस तरह से देखता है, क्योंकि रूस और यूक्रेन को लेकर भारत के राजनयिकों को और भारत के जो भी डिप्लोमेट्स हैं या फिर विदेश मंत्री हैं, उनको हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर यह प्रश्न पूछा गया कि आप इतने बड़े राष्ट्र हैं, आप कैसे जो है रूस के विरोध में आप क्यों नहीं हैं। तो उन्होंने अपना स्पष्ट कर दिया कि हम इसे ऐसे नहीं देखते हैं कि भाई हम फलाने का विरोध करें, हम फलाने के साथ दिखे, क्योंकि दुनिया के इतने देश एक तरफ हैं तो आपको भी उस तरफ होना चाहिए अगर आपको अपना भविष्य निर्धारित करना है। तो अगला हम देखें, इसी में जब पूछा गया यूरोप के बारे में, पूछा जाता है उनसे कि भारत बाकी राष्ट्रों से जब भी उसके संघर्ष होते हैं कहीं पे, चाहे इंडो चाइना बॉर्डर पे हो, पाकिस्तान बॉर्डर पे हो या टेररिज्म होता है, इन सब पे, तो भारत दूसरे राष्ट्रों से समर्थन की आशा रखता है। लेकिन अभी जो है यूक्रेन विवाद पर आप जो है कहीं पर नहीं है, ये उनसे प्रश्न पूछा जाए तो कैसे आप पर भरोसा किया जाए। तो उन्होंने जो जवाब दिया है वो आप सुनिए। With India counting on global support for in its struggle with China, its issues with China, how do you think you'll be trusted by others after that? Why do you think anyone will help Delhi after you didn't help others over Ukraine? Thank you. You know, it's an interesting question which you might, I mean, not you meaning you personally, but people might want to ask themselves, because if I were to take Europe collectively, which has been singularly silent on many things which were happening, for example, in Asia, you could ask why would anybody in Asia trust Europe on anything at all? So here's the take. I don't think, I mean, first of all, I think you're mischaracterizing our position, where they have, for example, when Bucha happened, we condemned Bucha, and we actually asked for an investigation into Bucha. In terms of what is happening with the Ukraine conflict, our position is very clearly that we favor an immediate cessation of hostilities. It's not that we've ignored it, unless you call phone calls to Putin and Zelensky as ignoring something. So first, I would urge you to get the factual position accurately. Secondly, in terms of the connection you are making, look, you know, we have a difficult relationship with China. We're perfectly capable of managing it. It's if I get global understanding and support, obviously it is of help to me. But this idea that I do a transaction, that I come in one conflict because it will help me in conflict too, that's not how the world works. So a lot of our problems in China have nothing to do with Ukraine, have nothing to do with Russia. They predate it. अब यहाँ पर उन्होंने बड़े ही अच्छे से इसको भी रखा है कि आप यूरोप को जब देखते हैं, पूरा यूरोप को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं और आप यह कर रहे हैं कि आप हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं तो हम आपका समर्थन क्यों करें। तो उन्होंने कहा कि यूक्रेन का विवाद तो अभी हुआ है, लेकिन एशिया में जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं यूरोप उस पर कब बोला है। यूरोप ने या अमेरिका ने सदैव ही एशियन कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो पूरे क्षेत्र के शांति को डिस्टेबलाइज करते रहे हैं, वो बंद नहीं हुआ है, उस पर आज तक नहीं बोला। हमेशा बोला नहीं ये बायलैटरल है, उनको अपने में देखना चाहिए, मतलब उस पर उनके स्टेटमेंट आते ही नहीं है। और यहाँ पर यूक्रेन एक विवाद में है रूस के साथ, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, चूंकि यूरोप बोल रहा है तो उसको बोलना चाहिए। जो तेल खरीद रहा था यूरोप, इस पर भी एस जयशंकर के कई आपने क्लिप्स देखे होंगे कि हमेशा यह कहा जाता है कि रूस और यूक्रेन विवाद में सिर्फ जर्नलिस्टों का या अन्य लोगों का प्रश्न भारत से केवल यह नहीं रहा है कि आप समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं यूक्रेन का या रूस के विरोध में क्यों नहीं बोल रहे हैं।
जबकि यह पोजीशन भी गलत है। एस जयशंकर ने बोला कि नहीं, हमने तो बोला है कि कॉन्फ्लिक्ट किसी भी चीज़ का युद्ध से मतलब समापन नहीं किया जा सकता, उसका समाधान नहीं होता, हमें बातचीत करना चाहिए और डिप्लोमेटिकली इसको सॉल्व करना चाहिए। लेकिन ये लोग बोलते हैं भारत को कि आप तेल क्यों खरीद रहे हैं। तो इन पर उनका एक क्लिप था कि भारत ने जितना अभी तक खरीदा है तेल, उतना तो यूरोप जो है एक आफ्टरनून में, एक दिन में खरीदता है। तो आप भारत को तो इस पे ज्ञान दे ही नहीं सकते हो। We have made a number of statements which outline our position in the UN, in our parliament and in other forums. And briefly, what those positions state is that we are against the conflict, we are for dialogue and diplomacy, we are for urgent cessation of violence, and we are prepared to contribute in whatever way to these objectives. I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. If and when the choice comes down to it, not today, not tomorrow, but in the future, and she strongly believes it will, for India, will it become, in terms of support, the US or China? And that will be kind of a defining moment that comes out of the situation that we face with Russia right now. Look, number one, why I wanted to interrupt you in a way. I mean, I'm partly reacting to the previous observation. Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. I think that's something, and I see, reflections of that. उसी को आगे ले जाते उन्होंने यहाँ पे जो इस मामले में बोला है कि यूक्रेन के संघर्ष में भारत क्यों नहीं चुनता है, तो उन्होंने बोला है कि यूरोप को लगता है कि पूरे दुनिया को उसकी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यूरोप की समस्या पूरे दुनिया की समस्या है, लेकिन बाकी दुनिया में जो हो रहा है उस पे यूरोप कुछ नहीं बोलेगा। मतलब यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। और यूरोप जो है इस चीज को सोचता है कि नहीं, ये उसने कहीं से ये अधिकार उसको मिला है, जन्मजात अधिकार है उसका, कि नहीं आपको तो ये मानना पड़ेगा कि हमें बताइए कि गैस नहीं देगा रूस या उसका प्राइस अधिक हो जाएगा तो हमारे लोग तो ठंड में मर जाएंगे। तो भाई आपके लोग ठंड में मर जाएंगे, भारत के लोग तो लगातार आतंकवाद का शिकार होते रहे हैं। हमारा बॉर्डर अभी तक आप ही लोग तो राज कर रहे थे ना, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, स्पेनिश, इटालियन और इंग्लिश तो हैं ही। तो आप लोगों ने ही तो बॉर्डर हमारा तय किया था ना। किस स्थिति में छोड़ कर गए हो कि हम दोनों बॉर्डर पे जो है इंगेज रहते हैं, हमेशा इंगेज रहते हैं। और तो और आप लोग जिस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, यूरोप यूएस लेड यूरोपियन ब्लॉक, वो तो पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। यूक्रेन वालों ने हथियार दिया है पाकिस्तान को और यूक्रेन लगातार देता रहा है, आज वो रो रहा है। तो हम ऐसे भी छोड़ दे बाकी चीज़ों को, हम यूक्रेन के साथ कैसे? हमें तो नेचुरली खड़ा नहीं होना चाहिए उनके सपोर्ट में, क्योंकि पाकिस्तान को इन लोगों ने हथियार दिया और उन हथियारों का प्रयोग भारत के ऊपर होता रहा है। तो आप कैसे मांग सकते हो? ये सारी बातें आप बोल भी कैसे सकते हो? ये जो वीडियो है, अगला वीडियो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वहाँ पे एस जयशंकर जो है वो अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों की बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे अमेरिका को या उनके जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि आप जब पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, और आज से खड़े नहीं हैं आप लंबे समय से हैं, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, मतलब अंतिम परिणाम क्या हुआ, आपने क्या गेन किया, उस पर आपको देखना चाहिए और उस पर आपको अपनी नीतियों को
थोड़ा सा जो है उस पे रीथिंक करने की आवश्यकता है। ये वीडियो देखिए। The second question, really the nub of the question, which is in a sense the US relationship with Pakistan and the military relationship that the US has had. Now you all know that this is not something of recent making, it has gone on for many years. And you also know that very honestly it's a relationship that has neither ended up serving Pakistan well, nor serving American interests well. So it is really for the United States today to reflect whether this, what are the merits of this relationship, what do they get by keeping it continuing. Because at the end of the day, for someone to say, I'm doing this because it is for counter-terrorism, when you are talking of an aircraft like the capability of the F-16, I mean, everybody knows, where they are deployed and what is the use and what is their capability. So, you're not fooling anybody by saying these things. So, the point is, we really think countries finally make their choices based on their own interests. And I would make a case if I were to speak to a American policymaker. I would really make a case saying, look, what you are doing, forget about us for a moment. It's actually not good for you, what you are doing. Reflect on the history. Look at the last many years of where this relationship has taken you. And how much, what a cost you paid for it. इस वीडियो में उन्होंने एक कटाक्ष भी किया है। कटाक्ष नहीं, वो वास्तविकता है और वो उस तरह से दिखती है कि अगर आप देखें कि लंबे समय से आपने हथियार दिए हैं पाकिस्तान को, आपने अपना वहाँ पे बेस बनाया है, आपने ट्रेन भी किया है वहाँ के लोगों को, और यह सब जानते हुए कि पाकिस्तान आतंकवाद के क्षेत्र में कितनी बढ़ोतरी कर रहा है और ये सब आपके वॉच पर हुआ। वो कहते हैं कि जब आप F-16 जैसे एडवांस जेट्स जो है वो किसी को देते हैं और सबको पता है कि वो कहाँ पे हैं और किस पर्पस के लिए, ये क्लियरली था। जो अभिनंदन वाला विषय हुआ था उसमें F-16 का यूज हुआ था, जो हमारे मिग ने उसको जो है मार गिराया था। तो उसको लेकर भी एक तरह से वो संदर्भ में भी आपको देखना पड़ेगा कि कैसे यूएस ने जो वेपन्स बोला था कि आप इसका इस्तेमाल ऐसे नहीं कर सकते, मतलब इंडिया के ऊपर, या तो उनके टर्म्स होते हैं कि आप किस लिए ये ले रहे हैं, लेकिन उसका प्रयोग हो रहा है, अलग उद्देश्य के लिए हो रहा है। और अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी बात सुने, जबकि अमेरिका स्वयं पाकिस्तान को किस तरह से, एक तरह से न केवल संरक्षण देता है बल्कि लगातार एक डूबती इकॉनमी को उभारने के लिए पैसे भी देता रहा है, हथियार भी जो उसके सबसे एडवांस जेट्स होते हैं वो सब देता है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अमेरिका स्टेबिलिटी नहीं चाहता है। वो खाली बोलता है कि हमें जो है साउथ एशिया में जो है थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहिए, हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से दो राष्ट्रों के बीच संबंध मधुर हों, बातचीत से मामले को सुलझाया जा सकता है। लेकिन क्या वो वास्तव में जिस तरह से अमेरिका एनविजन करता है वो प्रतिफलित हो रहा है? तो वो वैसा होता हुआ नहीं दिखता है जो एस जयशंकर जो है इस वीडियो के माध्यम से वहाँ पे बता रहे थे। अगला वीडियो जो है वो क्वाड को लेकर है। क्वाड एक 4 राष्ट्रों की संस्था है जिसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है, जो इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसको लेके उसमें अलग अलग क्षेत्रों में उनके मतलब सामरिक संबंध की भी बात है, उसके बाद व्यापार के क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी है। तो इन 4 राष्ट्रों का समूह है, जैसे G4 होता है, G7, G20 होता है, उस तरह से है। अब इसको लेकर एक प्रश्न पूछा गया कि क्वाड के, ये भी रूस और यूक्रेन विवाद के संदर्भ में था कि क्वाड के मेंबर्स जो हैं वो सब जो देखिए यूक्रेन के साथ खड़े दिखते हैं, लेकिन आप जो है उन मेंबर्स से, उन सदस्यों से अलग क्यों दिखते हैं? इस पर जो रिस्पांस है वो स्पष्ट तौर पर, और ये देखिए ऐसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जो पत्रकार पूछते हैं,
वो हाईली, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये मोटिवेटेड क्वेश्चंस हैं। ये भारत को नीचा दिखाने के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि हम तुम्हें ऐसे प्रश्न पूछ के डिमोरलाइज करेंगे विश्व समुदाय के सामने। लेकिन आप एस जयशंकर जैसे व्यक्ति को डिमोरलाइज नहीं कर सकते। उन्होंने फिर जो उत्तर दिया है इसका, वो मैं चाहता हूं कि आप देखें। If, let us say, you say some members of the Quad have an expectation, okay? I also have an expectation of the world. So tell me, What are these expectations? No, I'll give you an example. Yeah. I have a neighbor who practices terrorism day in, day out. Why don't all of them sign up for everything that I am saying? Why don't they have identical positions with me on terrorism? You know, where is group unity when it comes to that? And that, by the way, is a much older problem. So, look, you can't, the Quad was never envisaged as 4 countries having identity or positions on all issues in the world. The Quad is an exercise of convergence where in the Indo-Pacific, we have a lot of common interests and an ability to work together. Even in the Indo-Pacific, we may not agree on everything, but we have substantial agreement. But there would be other areas. You picked Ukraine. I could as well pick Pakistan or Afghanistan and say, okay, why aren't you all endorsing India's position? But many of them are not. I mean, some of them don't even endorse my map. Forget about my position. यहाँ पर एस जयशंकर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि, और खास करके जो उनका अंतिम हिस्सा था कि भाई समर्थन का तो छोड़िए कि हम भारत लगातार सीमा विवाद में पाकिस्तान को लेके, आतंकवाद में पाकिस्तान को लेके, और डोकलाम हो गया, गलवान हो गया, ये सब लेके उलझा हुआ ही रहता है और सदैव युद्ध की स्थिति ऑलमोस्ट बनी रहती है। और हमारे देश में ही ऐसे कई नेता हैं जो चाहते हैं कि किसी तरह से युद्ध हो, स्टेबिलिटी जाए और सरकार को लताड़ा जाए और उसके बेसिस पे चुनाव में वो सब भुना के वापसी की जाए चुनाव में। ऐसे लोग हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने बोला है कि चीन जो है युद्ध की तैयारी कर रहा है। मतलब एक बॉर्डर पे थोड़ा सा झड़प होता है जिसमें कुछ लोग खाली घायल हुए हैं, और राहुल गांधी अपने वो जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है कि युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन। भाई चीन आज से नहीं, तुम्हारे नाना के परनाना के टाइम से युद्ध की तैयारी कर रहा है। जब तुमने हजारों स्क्वायर किलोमीटर जो है चीन को ऐसे ही मजे मजे में दान दे दिया था, तब से ये लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो तुम क्या ये बकलोली कर रहे हो? जो भी है, तो उन्होंने कहा कि क्वाड के कई सदस्य तो हमारे मैप तक को रिकॉग्नाइज नहीं करते, हमें समर्थन देना तो छोड़ ही दीजिए। और सही बात है कि हमारा मैप आप देखिए कि आधा काट के कश्मीर दे देंगे पाकिस्तान को, उसमें वो डिस्प्यूटेड रीजन भी नहीं लिखते हैं, वो इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर बता देंगे। उधर चीन ने जितना कब्जा कर रखा है वो चीन के नक्शे में दिखा देते हैं। तो जब आप मैप तक को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उसको भी रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, तब आप यह आशा कैसे करते हैं कि हम आपके समर्थन में, जब और वैसे राष्ट्रों के समर्थन में जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा भाई, हम रूस से क्यों, मतलब तुम्हारे बिहाफ पे हम रूस से क्यों दुश्मनी मोल ले, जिसके साथ हमारा ऐतिहासिक संबंध रहा है कि जब सबने साथ छोड़ दिया फिर भी रूस हमारे साथ खड़ा था। उन्होंने फिर एक आप कह सकते हैं कि कटाक्ष के मोड में कहा कि आप बार बार ये कह रहे हो कि आप यूक्रेन और रूस के विवाद में जो है आप यूक्रेन के साथ क्यों नहीं हैं, क्योंकि बाकी मेंबर्स तो क्वाड के उसके साथ हैं। तो भाई मैं भी चुन सकता हूं पाकिस्तान या अफगानिस्तान, कि उस मामले में सबको पता है कि कौन सा राष्ट्र बिना बात के आतंकवाद फैला रहा है या बिना काम का बॉर्डर पर विवाद उत्पन्न करता है। तो इन्हीं मेंबरों में से कितनों ने हमारे साथ मुखर होकर कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। आपको ध्यान होगा कि कारगिल युद्ध के समय पे यूएस ने डेटा देने से मना कर दिया था, कि उन्होंने सैटेलाइट से जो डेटा भेजते हैं ताकि पता चले क्या पोजीशन है, कैसे है, उन्होंने, अमेरिका ने शेयर करने से मना कर दिया था। तो अमेरिका तो हमेशा पीठ में छुरा घोंपता रहा है। अमेरिका तो चाहता है कि भारत और पाकिस्तान
लड़ता रहे, ताकि उसके युद्ध के इक्विपमेंट जो है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो एक तरह से गवर्न कर रहा है उनकी इन पॉलिसीज को, तो वो तो चाहता है कि भारत या कोई भी राष्ट्र सतत ही युद्ध की स्थिति में बना रहे ताकि उसके हथियार बिकते रहें। तो इन सब संदर्भों को लेकर ही एस जयशंकर ने कहा कि भाई क्वाड का काम सिर्फ ये नहीं है कि बाकी तीन जो सोच रहे हैं वैसा ही चौथा भी सोचे, नहीं, सबका अपना हित है, वो अपने हिसाब से चलेगा। और उसमें सिर्फ जो है इंडो पैसिफिक रीजन में जो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या उसी को लेकर नहीं है, या सामरिक समझौतों का ही नहीं, टेक्नोलॉजी को लेकर है, व्यापारिक संबंध है, विद्यार्थी आने जाने के तमाम क्षेत्र हैं जिसमें ये लोग चर्चा करते हैं, उस पर बात होती है। तो उसमें यूक्रेन का या भारत पाकिस्तान में क्या चल रहा है और उस पर बाकी के देश क्या सोचते हैं, उस पर भारत भी उसी हिसाब से क्यों नहीं सोचता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब जो है अगला वो है एशिया के फ्यूचर के ऊपर एक प्रश्न आया कि भारत और चीन के संबंध कैसे हैं और उसको भारत जो है कैसे देखता है। तो मैं चाहूँगा आप ये वीडियो देखें। Much of the future of Asia depends on how relations between India and China develop in the foreseeable future. For ties to return to a positive trajectory and remain sustainable, they must be based on the three mutuals: mutual sensitivity, mutual respect, and mutual interest. Their current status is, of course, well known to all of you. I can only reiterate that the state of the border will determine the state of the relationship. यहाँ पर उन्होंने तीन चीज़ों की बात की है कि एशिया का जो फ्यूचर है वो भारत और चीन के संबंधों पर निर्भर करता है, और भारत और चीन के संबंध जो हैं वो तीन पारस्परिक बातों पर निर्भर होते हैं कि हमें जो है म्यूचुअल सेंसिटिविटी, मतलब आपके इधर और हमारे इधर जो चीज़ें हो रहे हैं उसको लेकर आप कितने संवेदनशील हैं, तो ये सेंसिटिविटी म्यूचुअल, और उसके बाद फिर एक दूसरे का एक राष्ट्र के तौर पर सम्मान, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अपने देश के लोगों का और दूसरे देश के लोगों का। हम आपका सम्मान जिस तरह से करते हैं आप हमारा सम्मान उस तरह से कीजिए। और तीसरा है म्यूचुअल इंटरेस्ट, हमारा हित क्या है, आपका हित क्या है, इन दोनों को साथ लेकर चलना होगा। और अंत में उन्होंने जो एक पंक्ति बोली है कि जब तक ये तीनों ही हित या जो भी ये सारे संबंध जो हैं या एशिया का फ्यूचर जो है इन सारे संबंधों पर निर्भर करता है, और ये सारे संबंध इस बात पर निर्भर करते हैं कि भारत और चीन के सीमा को लेकर वहाँ पर क्या संबंध है। अगर वो सॉर्ट आउट हो जाता है तो फिर भारत का चीन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत अच्छा, मतलब 50 से 60 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट होता है भारत में, और भारत केवल मुझे लगता है 5-6 बिलियन डॉलर का ही एक्सपोर्ट करता है। तो उस हिसाब से देखा जाए, या अन्य भी तरह कल्चरल एक्सचेंजेज होते हैं, जॉब्स को लेके है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत चीन के साथ करना चाहेगा। यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया कि ये जब तक इंडिया और चाइना के सीमा के जो भी विषय हैं, जो भी इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट नहीं होते हैं, तब तक इन पर आधारित जो भी हमारे, मतलब भले ही वो चीन के लिए लाभदायक हो या भारत के लिए लाभदायक हो, भारत और चीन के संदर्भ में, जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होगा हम जो है किसी भी दूसरे संबंध को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। और उसका परिणाम यह होगा कि आगे जो पूरे एशिया का भविष्य एक तरह से निर्भर करता है दो सबसे, मतलब इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति और इतनी बड़ी सैन्य शक्तियां, ये दोनों अगर नॉर्मल नहीं रहेंगे, इनके संबंध अगर सामान्य नहीं होंगे, तब जो है आगे समस्या हो जाएगी। तो ये हमारे विदेश नीति की एक तरह से आप कह सकते हैं कि जीत है, जहां उभरते हुए भारत को उसी रूप में दिखाया जा रहा है जो कि हमारी क्षमता है, हमारी क्षमता थी, और आने वाले वर्षों में ये और भी सुदृढ़ होती जाएगी। किन्हीं कारणों से पिछली सरकारें इस तरह से अपनी बातों को रखने में अक्षम रही थी, उनके कारण जो भी रहे हों कि उनको कौन डिक्टेट कर रहा है, लेकिन यह एक सुखद संकेत है कि भारत न सिर्फ कर रहा है बल्कि करता हुआ दिख भी रहा है। और जहां पर भी उल्टे पुल्टे प्रश्नों के साथ
भारत को नीचा दिखाने की या उनको अपराध बोध की तरफ ढकेलने की, गिल्ट जो है इंड्यूस करने की अगर चेष्टा की जाती है तो भारत उसका समुचित जवाब देने में सक्षम है। और ये एकदम फ्रॉम द टॉप ये आ रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर के माध्यम से हमारी सहायता अगर आप करना चाहते हैं बिल्कुल करें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।